स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। कल हम इकोनॉमिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात किए थे और आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर से लगभग 80 या 90 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो यह मेरा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे और इसमें है ना 34 से 35 क्वेश्चन पे बात करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे और पार्ट 2 में कोशिश करेंगे पूरे इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सबको खत्म कर ले, नहीं तो पार्ट 3 में हम पूरे ऑब्जेक्टिव को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यह मेरा पार्ट 1 है और आप सभी बच्चे कल के वीडियो यानी चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और कल के वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, हाँ, जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़िया लगेगा तब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर चैप्टर का क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयोगिता में क्या होती है। उपयोगिता में क्या होता है? लाभदायकता होता है या हानिकारक होता है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, उपयोगिता में आपका लाभदायकता भी होता है और हानिकारक भी होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है इच्छा की तीव्रता का फलन होती है निम्न में से कौन? उपयोगिता या उपभोग या संतुष्टि या इनमें से सभी। इच्छा की तीव्रता का फलन होती है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता। उपयोगिता से हमको क्या होता है? इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझिएगा तो बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चैप्टर आप लोग बड़े होंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, उपयोगिता एक धारणा है मनोवैज्ञानिक या सामाजिक या राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं। उपयोगिता एक धारणा है, कैसी धारणा है? तो आपका करेक्ट आंसर यह मनोवैज्ञानिक धारणा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपयोगिता की प्रमुख विशेषता है। उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से होते हैं? सापेक्षिक या व्यक्तिपरक या अनुमानित संतुष्ट या इनमें से सभी। तो चार का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। उपयोगिता के प्रमुख विशेषताएं में आपका सापेक्षिक भी आ जाएगा, व्यक्तिपरक भी आ जाएगा और अनुमानित संतुष्टि भी आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योगों को कहते हैं। यानी एक वस्तु से सभी इकाइयों की प्राप्त होने वाली उपयोगिता योगों को क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता या अतिरिक्त उपयोग या अधिकतम संतुष्टि या सीमांत उपयोगिता। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कुल उपयोगिता कहेंगे। क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है। यानी किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्पादकता या उपयोगिता या लाभदायक या संतुष्टि। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। उपयोगिता से ही हम क्या कर सकते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तथा अष्ट वक्र का झुकाव होता है। तथा वष्ट एक वक्र है, ठीक है, इसका झुकाव कैसा होता है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले थोड़ा सा बता दो, यहाँ पे वक्र आ गया तो चर्चा कर लेना जरूरी है। देखिए ऐसा है ना, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में क्लास 10th तक पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर हमें क्या कहते हैं, मैथ की तरह सॉल्व नहीं करना रहता, लेकिन क्लास 12th में आते हैं ना तो कुछ ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं जो अर्थशास्त्रियों ने दिया है। उस सूत्र पे कैसे कैसे बढ़ते हैं, कैसे कैसे झुकते हैं, किस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था बढ़ता है, किस प्रकार से कमता है, रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, रोजगार कैसे घटा सकते हैं, यानी इस प्रकार से एज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो फॉर्मूला आप जितने भी क्लास 12th के हर एक चैप्टर में फॉर्मूला मिल जाएगा। उन सारे फॉर्मूला को है ना आप लोग बेहतरीन तरीका से याद कीजिएगा ताकि है ना अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो आप लोग बना सकते हैं। और यह भी फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है। तथा अष्टावक्र का झुकाव होता है तो कैसा होता है? आप लोग आंसर बताइएगा। क्या ए और बी दोनों बाएं से दाएं भी होते हैं और दाएं से बाएं भी होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे आपके लिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन करो उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप कैसे की जा सकती है? मुद्रा के रूप में या वस्तु के विनिमय द्वारा या वस्तु के वजन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगिता का हम माप कैसे कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा के रूप में हम माप कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आवश्यकता संतुष्टि के नियम को क्या कहते हैं? आवश्यकता संतुष्टि के नियम को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम या डी इनमें से सभी। आवश्यकता संतुष्टि के नियम को क्या कहते हैं? तो आपका 9 का हमेशा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम। क्या होगा? सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम।
नियम। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं है। सीमांत उपयोगिता के नियम के प्रमुख मान्यता कौन सा? निरंतर क्रम या प्रपर्यात आकार या एक समान या उपरोक्त सभी। तो सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं है, तो 10 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है सीमांत उपयोगिता नियम को लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में से कौन है? सीमांत उपयोगिता नियम को हम अगर लागू करेंगे तो वहां पे आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? यह प्रश्न कह रहा है स्थानापन्नों की मूल्य स्थिर, या आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, या सी में फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन, या डी इनमें से सभी। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने में यह आवश्यक सभी शर्तें हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्थानपन्न वस्तुएं है? स्थानपन्न वस्तुएं है चीनी, गुड़, चाय, कॉफी, ए और बी दोनों, या इनमें से सभी। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, चीनी, गुड़ भी और चाय, कॉफी भी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, बाएं से दाएं, या इनमें से सभी। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऋणात्मक। घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? तो यह ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिनिफ किस देश के हैं? यानी देखिए एक अर्थशास्त्री का नाम दिया हुआ है, जिस अर्थशास्त्री का नाम है रॉबर्ट गिनिफ। यह कौन से देश से थे? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या जर्मनी से थे। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह जो अर्थशास्त्री थे वह कौन से देश से थे? तो इंग्लैंड देश से थे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके कह रहा है मांग की अन्य प्रकार है निम्न में कौन? संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, या सामूहिक मांग, या इनमें से सभी। तो मांग की अन्य प्रकार निम्न में से कौन कौन है? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए जो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त मांग किसका रूप है? संयुक्त मांग किसका रूप है? पूरक मांग का, या स्थानापन्न मांग का, या सामूहिक मांग का, या इनमें से सभी। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पूरक मांग। संयुक्त मांग किसका रूप है? तो पूरक मांग का रूप है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयतकार अति परवलय लागत वक्र है, औसत स्थिर लागत वक्र, या ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो। ऑप्शन सी में सीमांत लागत वक्र, और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, औसत स्थिर लागत वक्र। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वह मांग की लोच ई होती है। क्या होता है? ई बराबर 0 होता है। ई बराबर यानी लोच बराबर क्या होता है? ई बराबर 0, या ई बराबर 1, या ई बराबर अनंत, या ई से कम होता है 1। ठीक है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। एक वक्र मांग, एक रैखिक वक्र मांग जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष काटती है वहां मांग की लोच क्या होती है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई बराबर 0 होता है, हमेशा मांग की लोच क्या होता है? 0 होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, समान हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी बाजार यानी कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो क्या होता है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, यानी बजट सेट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समानुपात में शिफ्ट करती हो तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। मूल्य बढ़ेगा किंतु क्रय की मात्रा स्थिर रहेगी, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन करा मांग की नियम का संबंध है। मांग की नियम का संबंध किससे? आय और मांग की, या मूल्य और मांग के बीच के, या मूल्य और आय के बीच के, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मूल्य और मांग के बीच की। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए कितनी गजब का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग
उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, वस्तु की मात्रा में कमी आती है, वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी वक्त व्यक्ति के उपभोग करने से क्या हो रहा है, यह प्रश्न आपका कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर करने से क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वस्तु प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं होती। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का काफी स्पीड में चल रहा है, क्योंकि हमें एग्जाम की बहुत ही कम समय बचा हुआ और बेहतरीन तैयारी करना है, तो फास्ट में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर बाईं ओर खिसक जाएगी या दाईं ओर खिसक जाएगी या नहीं खिसकेगी या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती तभी भी बजट रेखा समांतर ही रहेगी, नहीं खिसकेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण m बराबर RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या है। यानी समीकरण आपका यह दिया हुआ है, यह समीकरण अगर आपका जहां कहीं पे भी यह क्वेश्चन पूछ दे तो यह समीकरण क्या दर्शाता है, मुद्रा की क्या मांग है, यह क्या दर्शाता है, यह प्रश्न आपका कह रहा है। ऑप्शन ए में धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी में ऋणात्मक रूप से आय ऋणात्मक रूप से मूल्य पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी में धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है, और डी में है ए और सी दोनों। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर आपका 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। देखिए समीकरण इतना यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग है ना, धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर क्या करता है, यह निर्भर करता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच ई होती है। मूल्य मांग की लोच ई क्या होती है, जस्ट अभी पढ़े हुए थे शायद ये क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा आपका ई वैकल्स 1 हो जाएगा आपका, यानी ये जो लोच है यह ई से छोटा रहना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। ये रहा प्रश्न आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा यदि पूरक वस्तु की मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। यदि पूरक वस्तु की मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होता है, तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थान पर के वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है संसाधनों की वृद्धि से, उपभोक्ता की वृद्धि से, तकनीक के सुधार से या केवल ए और बी दोनों से। किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं और खिसक जाता है, यह कैसे होता है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और सी दोनों से, यानी संसाधनों की वृद्धि से भी और तकनीकी के सुधार से भी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उपभोग फलन सी बराबर कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी वाई में सी एवं सी क्रमशः, यानी यह कैपिटल सी है और यह स्मॉल सी है, यह क्रमशः क्या दर्शाता है, समवायत उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपभोग, या सी में है कुल उपभोग एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। समायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यह दोनों दर्शाता है, बड़ा सी और छोटा सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए ना जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हुए। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्लास होता है, इसलिए सभी ध्यान से देखेंगे और जहां पर भी प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, हम उस पे वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है। कीमत कम होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन सी में क्रय कीमत एवं उपभोक्ता की मोल भाव नहीं करना पड़ता है, और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों।
तो 30 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी वस्तु सस्ती भी हो जाती है और कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ऑप्शन बी में है अपने आय से कम संतुष्टि प्राप्त करना, और ऑप्शन सी में है आय व्यय का लेखा जोखा लेना, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन होता है, एक व्यापारी होता है, आर्थिक एजेंट होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता कौन है, तो आर्थिक एजेंट होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा उपभोक्ता में प्रमुख व्यक्ति भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी होना चाहिए ना आपका 32 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो उपभोग कौन करते, कोई प्रमुख व्यक्ति ही ना किसी चीज का उपभोग करते। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हालांकि बी आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमत से प्राप्त संतुष्टि के अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दिया था, बढ़िया सा परिभाषा है। परिभाषा क्या कह रहा है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय, यानी जो अपना आय देता, पैसे देते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तथा बाजार की कीमत प्राप्त संतुष्टि के अधिकतम कर लेता है, यानी बाजार की कीमत से संतुष्टि की क्या अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने, मार्शल पीगू या सैमुअलसन ने या हिक्स ने। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह परिभाषा सैमुअलसन ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके लिए 34 नंबर क्वेश्चन है, और यह यानी इकोनॉमिक्स के हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। 2 का यह पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को खत्म कर ले। क्वेश्चन कह रहा है आपका 34 नंबर, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता के जो उपयोगिता प्राप्त होती उसे कहते हैं। देखिए प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कह रहा है उपभोग की सभी इकाइयों से उपभोक्ता का जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता, मांग के नियम, या कुल उपयोगिता, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कुल उपयोगिता कहेंगे। क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल के आने वाले वीडियो में हमें इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 लाएंगे, और उस वीडियो को भी आप सभी देखिएगा। अगर अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे तो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ यूं ही, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।